स्वागत है आपका अपने चैनल एकलव्य स्टडी पॉइंट पे। और मेरा नाम है सचिन और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th की भूगोल और बुक का नाम है भारत भौतिक पर्यावरण। और अध्याय 6 है जिसका नाम है मृदा और आज इसका हम पार्ट सेकंड करने वाले हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पार्ट फर्स्ट में हमने बहुत सारी चीज़ों को कवर कर लिया था। आज पार्ट सेकंड में आपका ये चैप्टर समाप्त करा दिया जाएगा। तो आज का जो हमारा पहला टॉपिक है वो है मृदा अवकर्षण। तो मृदा अवकर्षण शब्द शायद आपने पहली बार ही सुना हो। अपर्दन तो बहुत बारी हम सुनते हैं, लेकिन ये जो मृदा अवकर्षण है आइए इसका मतलब समझते हैं। तो जो मृदा अवकर्षण होता है इसका मतलब होता है मृदा की उर्वरता का ह्रास। मतलब जो मिट्टी के अंदर जो उपजाऊपन होता है कहीं ना कहीं उसके अंदर कमी आना। ठीक है। और जो मिट्टी का उपजाऊपन धीरे धीरे नष्ट होते जाना, ये होता है मृदा अवकर्षण। जिससे क्या होता है, जो मिट्टी के अंदर जो पोषण स्तर होता है वो गिर जाता है। ठीक है। जो मिट्टी के अंदर की जो एक मतलब जो पोषण का जो लेवल होता है वो कहीं ना कहीं कम होने लगता है। और क्या होता है, ये इसका कारण क्या होता है, एक तो अपर्दन। जब लगातार अपर्दन होता है या हम किसी प्रकार का दुरुपयोग करते हैं, मिट्टी के साथ मृदा का दुरुपयोग करते हैं, तो इसके कारण क्या होता है, जो मिट्टी की गहराई होती है वो धीरे धीरे फिर कम होती जाती है। और जो भारत में मृदा संसाधन है, इनका जो क्षय होता है यानी कि ये जो मृदा संसाधन नष्ट होते जा रहे हैं, इनका एक मुख्य कारण जो है वो मृदा अवकर्षण है। ठीक है। तो मृदा अवकर्षण क्या है, सिंपल सा आपको याद रखना है। जो मिट्टी होती है हमारी, मृदा की उर्वरता का ह्रास होना, मिट्टी की उपजाऊपन का ह्रास होना, यही हमारा मृदा अवकर्षण कहलाता है। और जब ये होता है तो इससे मिट्टी का जो पोषण का स्तर होता है, मिट्टी की उपजाऊपन जो एक उपजाऊपन की जो शक्ति होती है वो धीरे धीरे गिरती जाती है। अब आगे देखते हैं। जो हमारा अगला टॉपिक है काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, वो है मृदा अपरदन। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मृदा अपरदन, तो इसकी परिभाषा आपको एक तो पता होनी चाहिए कि प्राकृतिक तथा मानवीय कारणों से, या तो प्रकृति द्वारा और मनुष्य द्वारा, तो प्राकृतिक तथा मानवीय कारणों से मृदा के आवरण का नष्ट होना। जो मिट्टी का एक आवरण होता है, जो मिट्टी की ऊपरी सतह है, जो मिट्टी की ऊपरी परत है या जो मिट्टी है, जो वो धीरे धीरे नष्ट होने लगती है प्राकृतिक या मनुष्य के द्वारा किए गए कामों से, तो ये क्या कहलाता है, हमारा मृदा अपरदन। अब जो मृदा अपरदन है इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि मृदा के आवरण का विनाश होना, जो मिट्टी का आवरण है, ठीक है, उसका कहीं ना कहीं विनाश हो जाना। अब ये क्या होता है कि जब जनसंख्या बढ़ती है तो धीरे धीरे अगर किसी देश की जनसंख्या बढ़ेगी तो भूमि की मांग भी बढ़ने लगती है, यानी कि लोगों को रहने के लिए जगह चाहिए होती है। और ऐसे में क्या होता है, मानव बस्तियां बढ़ने लगती हैं, यानी कि जहां पर मनुष्य रहता है, जहां बसता है, तो मानव का बसाव धीरे धीरे बढ़ता जाता है। जो खेती करते हैं, ठीक है, और जो पशुचारण होता है, और ये सारी चीजों को ये जितनी भी सारी चीजें हैं इन सब की पूर्ति के लिए, इन सब जरूरतों की पूर्ति के लिए हम क्या करते हैं, जंगलों को काट देते हैं, वनों को काट देते हैं, प्राकृतिक वनस्पति पेड़ पौधों को साफ कर दिया जाता है। तो इससे क्या होता है, कहीं ना कहीं इसका बुरा असर मिट्टी पे पड़ता है। अब वो कैसे पड़ता है ये देखते हैं। तो जब मृदा का अपरदन होता है तो वो मृदा कुछ इस प्रकार से फिर दिखने लगती है। ठीक है। मृदा का अपरदन जल द्वारा भी हो सकता है, वायु द्वारा, हवाओं के द्वारा भी हो सकता है। तो ये इस तरीके से फिर मृदा दिखने लगती है। और आप देख सकते हो अगर इस प्रकार से मृदा होगी तो इसका आवरण मतलब पूरी तरीके से नष्ट हो चुका है और ये कहीं से भी फिर उपजाऊ इसमें पन जो होगा वो धीरे धीरे कम होता जाएगा। अब आगे क्या होता है देखते हैं कि मृदा को हटाने और उसका परिवहन कर सकने के गुण के कारण पवन और जल, मतलब मिट्टी को हटाने की शक्ति जो होती है वो हवा में और पानी, इन दो चीजों में होती है। हवा धीरे धीरे, जब हवा तेज तेज चलती है तो वो धीरे धीरे मिट्टी को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाती है कहीं ना कहीं, और इससे अपरदन होने लगता है। और जो पानी होता है वो मिट्टी का कटाव करके मिट्टी को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाता है। तो ये दो शक्तिशाली कारक होते हैं जो अपरदन के लिए उत्तरदायी होते हैं। अब जो पवन होती है, जो हवा होती है, पवनों द्वारा अपरदन जो होता है वो शुष्क और अर्ध शुष्क प्रदेशों में होता है, यानी कि जो ऐसे इलाके, जो शुष्क इलाके होते हैं जहां पर हवाएं बहुत ज्यादा चलती हैं, वहां पर पवन द्वारा अपरदन होता है, जिसके कारण हवाओं के द्वारा मिट्टी का अपरदन होता है। मैंने आपको अपरदन अच्छे से समझा रखा है, अपक्षय अपरदन और निक्षेपण क्या होता है आपको मैंने पढ़ा रखा है। तो जब हवाओं के द्वारा ये अपरदन होता है तो ये ज्यादातर शुष्क और अर्ध शुष्क प्रदेशों में होता है। और जो ये जल द्वारा अपरदन होता है ये ज्यादातर वहां पे होता है जहां भारी वर्षा के इलाके होते हैं, या जो खड़ी ढाल वाले प्रदेश होते हैं, ठीक है, जहाँ की ढाल जो होती है वो खड़ी होती है, और यहाँ जो जहाँ पे बहुत ज्यादा हैवी रेनिंग होती हो
बहुत ज्यादा बारिश होती हो, तो वहां पे जल जो होता है वो एक महत्वपूर्ण कारक बन जाता है जो मृदा अपरदन करता है, यानी कि मिट्टी को फिर कटाव करके वो एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाता है। तो इस तरीके से कुछ वो मिट्टी दिखती है। जब मिट्टी का अपरदन हो जाता है तो आप देख सकते हो इससे मिट्टी का ऊपरी आवरण पूरी तरीके से नष्ट हो जाता है मृदा अपरदन के कारण, और मिट्टी का उपजाऊपन फिर खत्म होने लगता है। अब जो मृदा अपरदन है उसके अंदर जो जल द्वारा अपरदन होता है ये बहुत ज्यादा गंभीर होता है। सबसे खतरनाक अगर मृदा अपरदन माना जाता है तो वो जल द्वारा ही होता है, क्योंकि पानी पूरी तरीके से मिट्टी का कटाव कर देता है जिससे मिट्टी का जो ऊपरी आवरण होता है वो पूरी तरीके से नष्ट हो जाता है लगभग। और जो जल अपरदन है वो दो प्रकार से होता है, एक तो होता है परत अपरदन। आपको इसके दो प्रकार याद रखने हैं। जो जल के द्वारा मिट्टी का अपरदन होता है मृदा का, वो दो प्रकार से होता है। जल के द्वारा दो प्रकार से होता है, एक होता है परत अपरदन, दूसरा होता है अवनालिका अपरदन। अब ये दोनों की विशेषताएं देखते हैं क्या है। जो मृदा अपरदन है, जो मृदा अपरदन जल के द्वारा जो अपरदन होता है, इसमें पहला प्रकार है परत अपरदन। इसमें क्या होता है, तेज बारिश जब होती है तो उसके बाद में मृदा की परत हटकर जब नष्ट हो जाती है तो इसको हम कहते हैं परत अपरदन। ठीक है, बहुत सिंपल है कि जब बहुत तेज बारिश होती है तो इससे क्या होता है, जो मिट्टी की परत होती है वो हट जाती है ऊपरी परत और वो नष्ट हो जाती है, तो ये परत अपरदन कहलाता है। दूसरा होता है अवनालिका अपरदन। अब जो अवनालिका अपरदन है इसमें क्या होता है, जो तीव्र ढाल होती है, यानी कि जो खड़ी ढाल होती है, तेज ढाल वाले जो इलाके होते हैं वहां पे क्या होता है, जब बहता जल जाता, जब वो बहता जल होता है उन ढालों पर जब पानी बहता है, जो बहता पानी होता है वो गहरी गहरी नालियां बना जाता है। वहां पे जब कोई ढाल होती है और तीव्र यानी कि तेज ढाल होती है, वहां पे जब पानी बहता है तो वो गहरी से गहरी नालियां बना जाता है। फिर वो जो अपरदन होता है नालियों के द्वारा और वो जो जल बहते जल द्वारा, वो अवनालिका अपरदन कहलाता है, क्योंकि इस अपरदन के कारण नालियां बन जाती हैं और बहता जल ये नालियां बनाता है। तो आपको समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। अब जो मृदा अपरदन है ये भारतीय कृषि के लिए एक गंभीर समस्या है, क्योंकि इससे मिट्टी का उपजाऊपन तो छोड़ो, मिट्टी ही पूरी तरीके से नष्ट हो जाती है, उसका आवरण पूरी तरीके से नष्ट हो जाता है। तो ऐसे में जब मिट्टी को नुकसान पहुंचेगा तो कहीं ना कहीं हमारी खेती पे भी इसका असर पड़ता है। तो भारतीय कृषि के लिए मृदा अपरदन एक गंभीर समस्या है। अब ऐसे में क्या होता है, नदी की घाटियां जो होती हैं, ठीक है, जो नदी घाटियां होती हैं, नदी घाटियों में अपरदित पदार्थ के जमा होने से उनकी जल प्रवाह की क्षमता कम हो जाती है। यानी कि जो नदियां अपने साथ में कूड़ा करकट गाद और जो अपने साथ बालू रेत जितनी भी चीजें नदी जो होती है, नदी घाटियों में जो पानी के द्वारा अपरदन से आती हैं, वो चीजें जब आकर किसी नदी में रुक जाती हैं, ये सारी जमा हो जाती हैं, ये गाद वगैरह और ये सब, तो इससे क्या होता है, जो नदियों का पानी होता है, जल के जो प्रवाह की गति होती है, क्षमता होती है, जल बहने की जो एक क्षमता होती है वो धीरे धीरे कम हो जाती है, क्योंकि जो अपरदित पदार्थ होते हैं बहुत सारे गाद और ये सब, ये सारी चीजें वहां पे एक जगह पर जमा हो जाती हैं इसके कारण। और इससे क्या होता है, जो कृषि भूमि होती है, जो खेती के लायक भूमि होती है, कहीं ना कहीं वहां तक भी नुकसान पहुंचता है और इससे बाढ़ भी आ सकती है, क्योंकि अगर एक ही जगह पर पानी रुका रहेगा और वहीं पे सारे अपरदित पदार्थ इकट्ठे होते रहेंगे तो कहीं ना कहीं उससे पानी का लेवल ऊपर उठेगा। अगर पानी बहेगा नहीं तेज तेज, अगर एक ही जगह पर रहेगा तो कभी भी वहां पर बाढ़ भी आ सकती है उस क्षेत्र में। तो ये एक गंभीर समस्या है। और एक चीज आपको बताता हूं जिसको हम कहते हैं वन उन्मूलन, यानी कि जो पेड़ पौधों को और वनों को काट दिया जाता है, इससे क्या होता है, मृदा अपरदन अगर होता है तो इसका सबसे बड़ा कारण एक माना जाता है वनों की कटाई। अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो पेड़ पौधे होते हैं, जो उनकी जड़ें होती है वो मिट्टी में काफी अंदर तक होती हैं, और जब हम पेड़ों को ही काट देते हैं, वनों को काट देते हैं, तो क्या होता है, वो जड़ें कहीं ना कहीं कमजोर पड़ जाएंगी पूरी तरीके से। जब पूरे वन ही साफ हो जाएंगे तो क्या जड़ रहेगी अंदर। तो जो पौधों की जड़ें होती है वो क्या काम करती है, मिट्टी को बांधे रखती है, ठीक है, जिससे मिट्टी का अपरदन बहुत जल्दी नहीं होता। अपरदन का मतलब क्या है, मिट्टी बहकर एक जगह से दूसरी जगह पर चली जाएगी। पर अगर पौधों की जड़ें उस मिट्टी को, मृदा को बांध कर रखेंगी अपनी जड़ों तक, तो क्या होगा, इतनी जल्दी अपरदन नहीं हो पाएगा। अपरदन नहीं होगा तो मिट्टी सेफ रहेगी। तो ऐसे में पेड़ पौधों का और वनों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है मृदा अपरदन को रोकने में। और जो पत्तियां होती हैं, अब मान लो वन जो होते हैं, पेड़ पौधे जो होते हैं, एक तो उनकी जड़ें होती हैं जो मिट्टी को बांध कर रखती हैं जिससे मृदा अपरदन नहीं होता। और क्या होता है, जो पेड़ पौधों की और वनों के अंदर जो पत्तियां होती हैं, पौधों की पत्तियां,
टहनियाँ, ये सब चीजें जब वापस मिट्टी में गिरती हैं, कभी ना कभी पत्ती झड़ती है, वो आके जब वापस मिट्टी में मिलती है तो वो एक मिट्टी में मिलकर जैविक पदार्थ का निर्माण करती है। आपको पता है पेड़ों में भी हमारी ही तरह आप समझ सकते हो एक जीवित ही होते हैं वो भी, मतलब हमें मतलब ऑक्सीजन अगर आज मिल रही है, ऐसा नहीं है कि पेड़ पौधों के अंदर जान नहीं है, वो सिर्फ बोल नहीं सकते, बाकी उनके अंदर भी जैविक तत्व सारे पाए जाते हैं। तो जो ये पत्तियां हैं, टहनियां हैं, ये सब जब गिरती हैं वापस मिट्टी में तो वो मिट्टी का उपजाऊपन कहीं ना कहीं बढ़ाती हैं, क्योंकि ये जब मिट्टी में मिलेंगी तो ह्यूम्स की मात्रा बढ़ेगी। जब पत्तियां और ये सब जब मिलेंगी तो जैविक पदार्थ और ज्यादा बढ़ेंगे, ह्यूम्स की मात्रा भी बढ़ेगी, तो मिट्टी को क्या होगा, मजबूती मिलेगी, मिट्टी और ज्यादा क्या होगी, उपजाऊपन, उर्वरता बढ़ेगी। तो पेड़ पौधों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था यहाँ पे। अब जो मृदा अपरदन है, एक तो रासायनिक उर्वरक जो है, केमिकली उर्वरक जो होते हैं, इनका बहुत ज्यादा प्रयोग करने से भी कहीं ना कहीं मिट्टी का अपरदन हो रहा है। अति सिंचाई करने से बहुत ज्यादा जो है, अगर हम फसलों की लालच में या ज्यादा से ज्यादा बहुफसलीकरण के चक्कर में ज्यादा से ज्यादा अगर सिंचाई करते हैं तो इससे कहीं ना कहीं भूमि के अंदर जो नमक होता है, लवण होता है, लवणता की मात्रा बढ़ती जाती है, जिससे भूमि कहीं ना कहीं उपजाऊपन में कमी आती है उसके। तो ऐसे में क्या होता है, मिट्टी की उपजाऊपन जो होता है वो भी कहीं ना कहीं कम होता है। दूसरा मैंने आपको बता दिया, रासायनिक जो केमिकली जो उर्वरक होते हैं उनका प्रयोग, या मानव द्वारा निर्माण कार्य, मनुष्य अपने निर्माण के लिए क्या करता है, वनों को काट देता है, मतलब जो मनुष्य फैक्ट्रियां लगाने के लिए वनों की कटाई कर देता है, बहुत सारी ऐसी चीजें मनुष्य करता है जिसके कारण कहीं ना कहीं फिर मिट्टी को उसका नुकसान झेलना पड़ता है। और हमारी जो कृषि करने की एक दोषपूर्ण पद्धति है, यानी कि एक ऐसा सिस्टम जो चला आ रहा है जो खेती करने का, जो कि काफी जिसमें बुराइयां हैं, दोष हैं, जिसके कारण मिट्टी को बहुत नुकसान पहुंचता है, ये भी एक कारण बनता है मृदा अपरदन का। और एक है अनियंत्रित चराई। जो लोग होते हैं, जो चरवाहे होते हैं, अपने पशुओं को बिना किसी कंट्रोल के इतना मतलब चराते हैं, तो इससे क्या होता है, अगर नियंत्रित रूप से चराई ना हो तो ये भी कहीं ना कहीं मृदा के लिए नुकसान होता है। तो ये कुछ मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट है मृदा अपरदन के। अब आगे देखते हैं, अगला टॉपिक है मृदा संरक्षण। कैसे हम मिट्टी को बचा सकते हैं, कैसे उसको हम मिट्टी का संरक्षण हम कर सकते हैं मृदा का। तो एक तो है वृक्षारोपण, हम पेड़ पौधों को लगाकर, जैसे कि पेड़ पौधे, झाड़ियां और घास, ये जो होते हैं मृदा अपरदन को रोकते हैं कहीं ना कहीं। घास भी होती है वो मिट्टी को होल्ड करके रखती है, पेड़ पौधों की जड़ें जो होती हैं वो मिट्टी को होल्ड करके रखती हैं। तो जब हम ये वृक्षारोपण करते हैं, हम पेड़ लगाएंगे, तो हम मृदा जो अपरदन है उसको रोक सकते हैं, मिट्टी का बचाव कर सकते हैं। दूसरा है समोच्च रेखीय जुताई या फिर मेड़बंदी। अब इसमें क्या होता है, तीव्र ढाल वाली भूमि जो होती है, जिसकी ढाल तीव्र होती है, वहां पर हम क्या कर सकते हैं, समोच्च रेखाओं के अनुसार जुताई या फिर मेड़ बनाने से पानी के बहाव में रुकावट आती है। ठीक है, जैसा कि अपने सीढ़ीदार भी आपने इस तरीके से खेती देखी होगी, इससे पानी का जो बहाव होगा उसमें कहीं ना कहीं उसकी स्पीड जो होती है वो थोड़ी कम हो जाती है। तो जब ऐसा होगा तो ऐसे में मिट्टी पानी के साथ बहेगी नहीं। पर अगर कहीं तीव्र ढाल होगी तो ऐसे में जो मिट्टी होगी उसको पानी बहा कर ले जाएगा। पर अगर हम इस तरीके से सीढ़ी नुमा से अगर हम खेती करते हैं, कुछ इस तरीके से हम करते हैं, तो ऐसे में क्या होता है कि जो मिट्टी होती है वो कहीं ना कहीं पानी के साथ इतनी जल्दी बहकर नहीं जाती। तीसरा है पशुचारण पर नियंत्रण। हम पशुओं को चराने पर अगर कंट्रोल करें, जैसे कि भारत में पशुओं की संख्या बहुत ज्यादा है और खाली खेतों में वो आजाद घूमते रहते हैं जो पशु होते हैं, और ऐसे में इनकी जो चराई की प्रक्रिया होती है उसको हम रोक सकते हैं। अगर हम इनको रोकेंगे तो इससे हम मिट्टी के अपरदन को कहीं ना कहीं होने से रोक सकते हैं। ठीक है, जो मृदा की जो उर्वरता है, मिट्टी को जो मतलब हम कहीं ना कहीं बचा सकते हैं अगर हम पशुओं पर नियंत्रण रखें। और हम कृषि का अगर सही तरीका अपनाएं, वैज्ञानिक पद्धति से, अच्छे तरीके से अगर हम सही तरीके से कृषि करते हैं तो हम मृदा अपरदन को रोक सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो पार्ट सेकंड हमारा यहाँ पे समाप्त होता है। इसी के साथ मैंने आपको पूरा चैप्टर कवर करवा दिया है। सिलेबस आपका जो था वो पूरा हो चुका है। जल्दी ही आपको एक अनाउंसमेंट और कर देता हूँ कि हमने हिस्ट्री और पोल साइंस के सारे चैप्टर बना रखे हैं, और जल्दी ही ज्योग्राफी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मैं आपके सामने लाने वाला हूँ। हिस्ट्री पोल साइंस के भी आएंगे। आप कमेंट बॉक्स में एक बार अपना रिस्पॉन्स बता दीजिए कि आपको चाहिए येस और नो, तो उस हिसाब से हम जल्दी ही वो क्वेश्चन आंसर तैयार कर देंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।